नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बायोलॉजी का आपका जो तीसरा है हम टॉपिक, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जीवों में विविधता या जीवों का वर्गीकरण। यहाँ से मैं आपको कंसाइजली वे में वो शॉर्ट तरीके में चीज़ों बताने का प्रयास करूँगा जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़े से तबीयत खराब होने के चलते मैं आपको फुल वीडियो नहीं बना पाया, जिसके लिए सॉरी। और आज से आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगा, तो आप अच्छे तरीके से इनको देखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद जैसे ये चैप्टर आपको मैं समाप्त आज कर दूंगा, लगभग इसको पूरा कर दूंगा। इसके बाद कल इसका जितना भी हो सकता ऑब्जेक्टिव सब आपको करा दूंगा। मैं एक सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ, जैसे भी आपको बायोलॉजी कंप्लीट करा दूंगा, फिर धीरे धीरे जो भी है हिस्ट्री, ये सबको मैं धीरे धीरे करके आपको कंप्लीट करा दूंगा। आप आराम से बस पढ़ते जाइए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कल से एक सेट भी आपके लिए स्टार्ट करूंगा, तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपके लिए क्या सेट स्टार्ट किया जाए, और मैं आपको पूरी कंसाइजली वे में 100 प्रश्न पहले टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, उसके बाद उसका फुल मैं सोल्यूशन भी करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जीवों में विविधता। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से पूरी थ्योरी आपको उतना नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो क्लास 9 का जो आपको बताएंगे। आपको इस चैप्टर से लगभग वो बहुत सारी चीज़ें बता देंगे जहाँ से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार आप थ्योरी भी पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप खुद बना लीजिएगा। देखिए, पहला है कि वर्गीकरण क्या है। जीवों, हमारे पर्यावरण जो है इसके चारों तरफ, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, और उन सभी जीव जंतुओं के बारे में अगर हमें अध्ययन करना होगा तो एक साथ अध्ययन करना सम्मिलित रूप से इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उन जीवों को उन्हें अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, ताकि उनके बारे में हम सही तरीके से अध्ययन कर पाए, जिसे वर्गीकरण कहा जाता है। तो ये आप लोग बातों को स्पष्ट समझ गए होंगे। इसके बाद एक और बात आता है कि आखिर जो जीव है उसका वर्गीकरण हम करेंगे कैसे। मान लीजिए अगर एक क्लास है और उस क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे को हमें अलग अलग करना है, तो किस आधार पे करेंगे। जो बच्चा ज़्यादा तेज होगा उससे अलग कर देंगे, जो थोड़ा सा तेज है उससे अलग, जो मीडियम होगा अलग। इस आधार पे हम एक बच्चों को अलग करेंगे। उसी प्रकार जो हमारा पर्यावरण है, इस पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु थे, उन सभी जीव जंतुओं को अलग अलग करने के लिए कुछ ना कुछ आधार ढूंढा गया कि आखिर इस आधार पे जीव जंतु क्या किया जाए, अलग किया जाए। तो उसमें से ही बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आए, बहुत सारे हमारे जो बायोलॉजी के वैज्ञानिक है वो लोग आए, और उन्होंने अपना अपना मत दिया और अपने अनुसार उन जीवों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया। सबसे पहले जो है वो एक यूनानी विचारक थे, अरस्तु, जिन्हें बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो अरस्तु जो आए थे, इन्होंने जीवों को बांटने के लिए स्थल, जल, वायु, ठीक है, इस आधार पे इन्होंने बांटा कि जो स्थल पे रहते हैं, जल में रहते हैं और वायु पे रहते हैं, ठीक है, इन पे रहने वाले जीवों को इन्होंने बांटने का प्रयास किया। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि जो जीव समुद्र में रहते हैं, जैसे परवाल हो गया, व्हेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गया और शार्क हो गया, ये जो जीव है जो समुद्र में रहते हैं, ठीक है, तो इन्हें इन्होंने बोला कि इनको समुद्र के आधार पे, जल के आधार पे इन्होंने बांट दिया। किसी जीव के लक्षण में तात्पर्य है कि उसकी कुछ विशिष्ट क्या हो, गुण होना चाहिए, ठीक है, या विशिष्ट उसका कुछ कार्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए कि हमारे 5 उंगलियां हैं, तो क्या 5 उंगलियां सेम है? नहीं है, इसके अलग अलग लक्षण है, ठीक है। इस प्रकार हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के न दौड़ने की क्षमता सब भी क्या है, अलग अलग है। क्या सबका लक्षण एक है? नहीं है। तो इस आधार पे, कुछ लक्षण के आधार पे, कुछ और भी आधार पे जीवों को अलग अलग बांटने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कोशिका संरचना जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण हो सकता है, यह भी बात बहुत जरूरी है। यहां सब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जीवों के अगर वर्गीकरण का मेन लक्षण क्या हो सकता है, तो जो कोशिका है उसकी जो संरचना है वो उसका मेन लक्षण हो सकता है। बात को आप ध्यान रखिएगा। वर्गीकरण और जो जैव विकास है, ठीक है, सभी जीवों को उसकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि जो उनकी शारीरिक संरचना है, जो उनके कार्य है, उस आधार पर उनसे अलग करेंगे। और इस आधार पर अलग करने का जो सबसे पहला प्रयास किए थे वो किए थे चार्ल्स डार्विन, ठीक है। इन्होंने 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रस्तुत किया था। दोस्तों ये पूरा हैंड राइटिंग नोट्स है, मेरे द्वारा लिखा गया है। आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आगे किसी को पढ़ा भी सकते हैं। एग्जाम तो आप आराम से निकाल लीजिए अगर आप अच्छी तरीके से इसको अध्ययन करिएगा। मैं इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करा दूंगा। तो आपको बस ना अभी धैर्य बना के पढ़ना है। अभी एग्जाम तो आपका है नहीं, एग्जाम तो जब होगा तब। और आपको प्रश्न कब समझ में आएंगे? जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा। तो अभी आपको क्या करना है, कंसाइजली वे में सारी चीज़ों को अच्छे से एकदम पढ़ लेना है। आपको जॉब लेना है, एक बार अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्पीसीज है इसमें इसने क्या किया था, प्रस्तुत किया था, ठीक है।
इस अवधारणा के अनुसार जो शरीर की संरचना जो है प्राचीन काल से लेकर आज तक उसमें उतना ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ पर्याप्त परिवर्तन उसमें दिखाई देते हैं। अगर पहले के जो जीव थे उनको हम लोग साधारण जीव कहते थे, इसलिए जो वर्तमान में जीव है इन्हें जटिल जीव कहा जाता है, क्योंकि पहले के जीव और अब के जीव में थोड़ी डिफरेंट हुई है, इसलिए पहले के जीवों को साधारण जीव कहा जाता है और वर्तमान के जीवों को जटिल जीव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट चीज़ों में समझते चलते हम लोग, जो मेन फैक्ट है वो समझिएगा। वर्गीकरण समूहों के जो पद क्रम है उसकी देखते हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहला है अंसर्ट हैकेल, ठीक है। जो अंसर्ट हैकेल है इसने 1894 में बांटने का प्रयास किया जीवों को अलग अलग। जो रॉबर्ट विटेकर है इन्होंने 1969 ईस्वी में जीवों को अलग अलग बांटने का प्रयास किया, जबकि कार्ल बोस ने 1977 में जीवों को, वैज्ञानिक ने समस्त जीवों को जगत में बांटने का, विभाजित करने का प्रयास इन्होंने किया। इसमें से हम लोग जो देखते हैं, विटेकर का बार बार पूछा जाता है कि जो विटेकर साहब थे इन्होंने जीवों को 5 जगत में बांटा। कितने में बांटा? 5। और यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं, 5 जगत में बांटा था, याद रखिएगा विटेकर। तो पहला प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा कि जीवों को 5 जगत में किसने बांटा था? तो विटेकर ने बांटा था, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें सबसे पहला मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था एवं एनिमेलिया था, ठीक है। इन्होंने 5 तरह से बांटा था। बोस ने मोनेरा जगत को आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया। आगे चल के जो मोनेरा था इसे 2 भाग में बांट दिया, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में आके बोस ने इसे क्या कर दिया था? बांट दिया था। पुनः विभिन्न स्तर पर जीवों को उप समूहों में भी वर्गीकृत किया गया। ये तो एक 5 जगत का था जो विटेकर ने दिया था। इसके बाद बोस आया, उसने मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया। आगे जो था, जो जंतु जगत था उसको उप जगत बना दिया गया, ठीक है। जिसे वर्ग था तो उसका डिवीजन में बांट दिया गया, गण, ऑर्डर, वंश, कुल, जाति, ये उसके उपजगत के आगे बना दिए गए 5 का, ठीक है, उपजगत बना दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। वर्गीकरण की अगर देखें, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आप VBI कर लीजिए, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? देखिए, वो है जाति या स्पीसीज। यहाँ सब्जेक्टिव बनता है कि वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? जाति है या क्या है? स्पीसीज है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, जो मेन प्रश्न है वो ये यहाँ से बनते हैं कि जो विटेकर ने 5 भागों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, उसमें से एक ही करके बताइए कि मोनेरा में कौन से जीव आते हैं। ये आपके बिहार जो दरोगा होने वाला है, जो बिहार SSC होने वाला, जो रेलवे है, हर एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार RRB में तो और ज़्यादा पूछा जाता है। कर है कि इन्होंने 5 जगतों में बांटा था, इसकी 5 की विशेषता क्या थी? विशेषता से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो मोनेरा था, इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही कोशिकांग होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, और न ही इसका शरीर बहुकोशिकीय होता है। इनका शरीर क्या होता है? एक कोशिकीय। कैसा होता है इनका शरीर? एक कोशिकीय। कोशिका भित्ति के आधार पे मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना बहुकोशिकीय जीवों से क्या होती है? विभिन्न होती है। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। अगर पोषण के स्तर पर देखा जाएगा तो ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? विषमपोषी। तो आपको क्या याद रखना है इसमें? आपको याद रखना है इसके अंदर केंद्रक और कोशिकांग होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है। ये शरीर का एक कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय? बहुकोशिकीय होता। इसका शरीर क्या होता है? एक कोशिकीय, ना उसका शरीर बहुकोशिकीय नहीं होता है। इसके बाद और आपको क्या याद रखना है इसमें कि इसके आगे जो जीवों का जो संरचना होता है वो बहुकोशिकीय जीवों से क्या होता है? अलग होता है। उसके बाद पूछ देगा कि पोषण के आधार पर क्या हो सकते हैं? ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। सबसे ज्यादा याद इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि उदाहरण इसका, ठीक है, पूछता है मोनेरा का उदाहरण बताइए। तो देखिए, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको पूरी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आपके प्रश्न बन जाएंगे बिहार पुलिस के लिए कि क्या पूछ देता है? पूछेगा कि जो विटेकर ने बांटा था 5 भाग में, उसमें जो मोनेरा है उसमें कौन से जीव आते हैं? तो जीवाणु आता है, नीलहरित शैवाल आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है और कौन आता है? माइकोप्लाज्मा आता है। तो यही बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा जो है इस वर्ग के एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया फ्लैजिला नामक संरचना इसके अंदर क्या होती है? पाई जाती है। ये भी स्वपोषी और परपोषी दोनों हो सकते हैं। तो प्रोटिस्टा भी क्या हो सकता है? स्वपोषी भी हो सकता है और परपोषी भी हो सकता है। इसका भी उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी एक कोशिकीय शैवाल आता है, डायटम आता है, प्रोटोजोआ आता है, यूग्लिना आता है, पैरामीशियम आता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ से यही प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, तीसरा हमारा है फंजाई। ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है, कैसा होता है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब होता है जो बहुकोषीय होता है। समझ रहे बात को? यू मतलब होता है तुम मतलब बहुत के लिए बताया जाता है। अब प्रो मतलब छोटे के लिए, जिसमें छोटे छोटे जीव आते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक होता है। और यू मतलब तुम मतलब बड़े, यानी बहुकोष के जो जीव होता है वो आता है किसके अंदर? प्रो यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। बात ध्यान रखिएगा। एक और प्रश्न बनता है कि मृतजीवी को अपघटक क्यों कहा जाता है? तो मृतजीवी को अपघटक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो भी जीव है, जो भी पौधे हैं, अगर वो मर जाता है तो उसको सड़ा गला के पुनः उसे मिट्टी में परिवर्तित कर देता है, तो इसलिए मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। याद रखिएगा। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा से, ठीक है, इसकी जो ऊपरी भित्ति होती है वो काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। तो यही बात आपको याद रखना है कि कौन सी होती है? काइटिन नामक जटिल शर्करा होती है। ठीक है, किसमें? फंजाई में। उदाहरण देखना सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे। देखिए, ईस्ट होता है, मशरूम होता है, ठीक है, कवकों की कुछ प्रजातियां जैसे नीलहरित शैवाल भी आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया के साथ साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसे सहजीविता कहा जाता है। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे सहजीवी जीव क्या कहता है? लाइकेन कहते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला है प्लांटी। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। बोलना आपको, बहुकोशिकीय जीव आते हैं। ये स्वपोषी आत्मपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। जो क्लोरोफिल का प्रयोग करेगा वो तो भोजन अपना खुद बना ही लेगा, तो ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाता है? स्वपोषी हो जाता है। पांचवा जो हमारा है वो है एनिमेलिया है। ये बात को समझिएगा। इस वर्ग में ऐसे बहुकोश के यूकैरियोटिक, बोले ना आपको, बहुकोश यूकैरियोटिक होगा, जीव आते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। याद रखना, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। और इस वर्ग के जो जीव होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्लांटी जो है, इस वर्ग के जीवों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से बांटा गया है। कैसे? देखिए, पादप शरीर के मुख्य घटक पूर्णतः विकसित एवं विभेदित अथवा नहीं होता है। पौधों में बीज धारण करने की क्षमता अथवा नहीं होता है अथवा नहीं भी होता है। यदि बीज धारण करने की क्षमता है तो बीज के फल अंदर विकसित होते हैं अथवा नहीं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से देखिए प्रश्न पूछा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। यही बोले थे आपको कि आपको अगर जंतु जगत पढ़ना है और पादप जगत पढ़ना है तो पादप जगत के जो वर्गीकरण आपको पढ़ना क्या है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। यहीं से प्रश्न बने हुए हैं। देखिए, थैलोफाइटा सबसे महत्वपूर्ण है। इन पौधों की जो शरीर की संरचना में वो विभेदीकरण नहीं होता है और इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। यही बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो थैलोफाइटा है, इस वर्ग के जीवों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पौधों को शैवाल कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि यह मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? ये जल में पाए जाते हैं। ये ध्यान आपको जरूर रखना है। और उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उदाहरण तो यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइडा, ठीक है, कारा इत्यादि जो है वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोथ्रिक्स आपको याद रखना है, स्पाइरोगाइडा याद रखना है, कारा याद रखना है, ये आते हैं। एक और बात सबसे महत्वपूर्ण है ब्रायोफाइटा। इस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर, ठीक है, एम्फीबिया कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछेगा आपसे कि पादप जगत का, ठीक है, पादप जगत का एम्फीबिया यानी उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा का कहा जाता है। याद रखिएगा। इन पादपों का जो शरीर में संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक भी नहीं पाया जाता है। मॉस, फ्यूनेरिया, मार्केसिया आदि इसके उदाहरण है। ध्यान रखना है आप लोग को, कौन है? मॉस है, फ्यूनेरिया है और मार्केसिया है, इसके उदाहरण है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए टेरिडोफाइटा। इस वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है और इन पौधों के शरीर में जल अथवा पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पूछेगा कि किसमें संवहन ऊतक होते हैं? तो टेरिडोफाइटा में। किसमें होते हैं? टेरिडोफाइटा में। इंपॉर्टेंट है इसका उदाहरण मर्सिलिया आता है, फर्न आता है, हॉर्सटेल आता है। ध्यान रखिएगा, ये इसके इंपॉर्टेंट उदाहरण है किसके? टेरिडोफाइटा के।
नोट में याद रखिएगा कि जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रिडोफाइटा है, इसमें क्या होता है, नगण्य भ्रूण, ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना है कि नगण्य भ्रूण पाए जाते हैं। ठीक है, क्या रहता है इसमें, नगण्य भ्रूण पाए जाते हैं, ये याद रखना है, जिन्हें बीजाणु भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, बीजाणु भी कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, जिन्हें बीजाणु भी कहा जाता है। ठीक है, तथा इनमें बीज उत्पन्न होता है, ठीक है, करने की क्षमता नहीं होती है, अतः ये क्रिप्टोगैम्स पुष्पहीन पौधे कहलाते हैं। तो देखो टेरिडोफाइटा जो है वो पूछ सकता है कि कैसे पौधे कहलाते हैं, तो पुष्पहीन। कैसे कहलाते हैं, पुष्पहीन, इसके अंदर पुष्प नहीं होता है। आगे, जिन पौधों में जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन क्रिया के बाद बीज उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जनन की क्रिया के बाद क्या होते हैं, बीज उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम लोग फैंड्रोगेम्स कहते हैं। ठीक है, जनन क्रिया के बाद अगर इसके अंदर बीज उत्पन्न होगा तो उन्हें फैंड्रोगेम्स कहा जाता है। बात को आपको ध्यान जरूर रखना है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहीं से प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से, एक है जिम्नोस्पर्म और एक कौन सा है आपका, एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, इस बात को समझिएगा। जो जिम्नोस्पर्म होता है इसे नगण्य बीजी कहा जाता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को नगण्य बीजी कहा जाता है। नगण्य बीजी पौधे इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं, हमेशा मिलने वाले होते हैं, ठीक है, और काष्ठीय होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो पाइन्स हो जाएगा और साइकस हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके उदाहरण कौन है, तो पाइन्स और कौन हो जाएगा, साइकस। पाइन्स और साइकस क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म का उदाहरण हो जाएगा, जो सदाबहार और काष्ठीय पौधे होते हैं, बीज नगण्य होता है। एंजियोस्पर्म देखिए, इसको ना आवृत बीजी तथा पुष्पी पादप भी कहा जाता है। तो जो एंजियोस्पर्म है इसे आवृत बीजी या पुष्पी पादप भी कहा जाता है। और इन पौधों के बीजों के फल के अंदर क्या होते हैं, ढके होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। यह इस क्वेश्चन पूछेगा कि एंजियोस्पर्म यानी किसके अंदर जो बीज है वो फलों के अंदर ढके होते हैं, तो किसके अंदर होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर होते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और इनमें भोजन का संचयन या तो बीज पत्रों में होता है या फिर भ्रूण पोष में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इन पौधों के 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इन पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है। तो जिनके बीजों में एक बीजपत्र होता है, ठीक है, उन्हें एक बीजपत्री कहा जाता है। जैसे आप देखे हैं, जैसे आप ताड़ का देखिए जो नीचे से निकलता है, या आप देखे होंगे गेहूं, ठीक है, उसमें एक होता है तो वो एक निकलता है। और लेकिन आप जो चना होता है उसमें देखोगे 2 होता है, उसमें से जब इस चना के बीज को तोड़िएगा तो उसमें से 2 निकलता है, तो वो हो जाएगा द्विबीजपत्री। आम को जब उसको फाड़ेंगे तो उसमें से 2 निकलेगा, तो वो हो जाएगा द्विबीजपत्री। लेकिन धान हो जाएगा एक बीजपत्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। द्विबीजपत्री में 2 बीज निकलते हैं तो वो द्विबीजपत्री हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके ये सब महत्वपूर्ण थे। अब और इससे भी महत्वपूर्ण जो है वो पूछा जाता है, देखिए ये वाला, एनिमेलिया क्या है, पूछेगा इस आधार पर एनिमेलिया क्या होता है। ठीक है, तो इस वर्ग में यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक, यू मतलब आपको मैं बताया क्या, यू मतलब बड़े लोगों को बोलते थे, इसमें बहुकोशिकीय होता है, और विषमपोषी जो दूसरे पर निर्भर होता है जीवों को रखा गया है एनिमेलिया में। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। यही ऐसी आपको याद रखना है कि क्या इसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति इसके अंदर नहीं होती है। किसके, एनिमेलिया के अंदर। अधिकतर जंतु चलयमान होते हैं और शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका निम्नवत वर्गीकरण किया गया है, वो भी बात आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, इसी में आता है पॉरीफेरा। क्या आता है, पॉरीफेरा। ये छिद्र युक्त जीवधारी, इसके शरीर पर ना छोटा छोटा छिद्र होता है। ये अचल जीव किसी आधार से चिपके रहते हैं, ठीक है, और इनके शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। आप देखे होंगे, छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थों का संचयन होता है। यानी जो इसके अंदर छिद्र होता है उस छिद्र के माध्यम से ही इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन है, भोजन है, उस सबका संचयन होता है। ये बात को आपको ध्यान रखिएगा। इनका जो शरीर है वो कठोर आवरण एवं बाह्य कंकाल से ढका होता है, ये भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए साइकन हो जाएगा,
यूप्लेक्टेला हो जाएगा और स्पेंजिला हो जाएगा। तो ये इसके पॉरीफेरा के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, आपको यही याद रखना है कि जो पॉरीफेरा इसके साइकन, यूप्लेक्टेला और स्पेंजिला जो आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, जो सिलिंट्रेटा होता है, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग सिलिंट्रेटा क्या होता है। ठीक है, समझिएगा जरा बात को। सिलिंट्रेटा ये जलीय जंतु है और इनका शरीर संगठन उत्तकीय स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है और जिनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती है और कुछ अकेला में रहती है। जैसे याद रखिएगा, सिलिंट्रेटा का उदाहरण क्या है, हाइड्रा, समुद्री एनीमोना, जेलीफिश इत्यादि। सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है इसमें कि जेलीफिश, ठीक है, देखिए थोड़ी सी कलर को हम चेंज करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है जेलीफिश, ठीक है, कि जेलीफिश किसका उदाहरण है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जेलीफिश किसका है, सिलिंट्रेटा। किसका है, सिलिंट्रेटा। ठीक है, याद रखिए आप लोग बात, जेलीफिश किसका है, सिलिंट्रेटा का है। तो भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज ये क्या होता है समझिएगा। इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज की क्या होगा कि शरीर की जो संरचना होती है वो काफ़ी जटिल होती है और इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। वो भी आपको बताएंगे क्या होता है कि द्विपार्श्व मतलब अगर कोई ऐसा जीव है जिसको बीचों बीच हम लोग काट रहे हैं तो 2 भागों में बटेगा और फिर इसको अलग दोनों पार्ट्स अलग अलग लगेगा, जोड़ेंगे तो लगेगा कि एक ही हो जाएगा, तो वो द्विपार्श्व होता है। ठीक है, द्विपार्श्व होता है तथा त्रिकोरक होता है और इनका शरीर द्विस्तरीय होता है। इनमें कुछ अंग भी बनते हैं और जिनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, भी बात ध्यान आपको रखना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है इसका जो पृष्ठीय भाग वो चपटा होता है, इसे चपटा कृमि भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे चपटा कृमि भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए लीवर फ्लूक, ठीक है, लीवर फ्लूक आंत में पाया जाता है। ठीक है, लीवर फ्लूक क्या होता है, आंत में पाया जाता है। प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, और कौन हो गया, टेप वर्म। तो महत्वपूर्ण याद क्या रखना है, ठीक है, ध्यान क्या रखना है, देखिए इसमें ध्यान ये रखना है कौन कौन सा आता है। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है इसमें लीवर फ्लूक आता है जो आंत में पाया जाता है, ये फिर प्लेनेरिया आता है और टेप वर्म आता है। तो 3 बात आपको याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थीज से, प्लेनेरिया, टेप वर्म और लीवर फ्लूक। इंपॉर्टेंस है नीमोटोडा, ठीक है, ये भी त्रिकोरक जंतु है जिनमें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है और इसका शरीर बेलनाकार होता है और इनकी देह गुहा को कुटसिलोम कहा जाता है। ठीक है, और इनमें उत्तक पाए जाते हैं किंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो नीमोटोडा होता है इनमें जो अंग तंत्र पूर्णतः विकसित नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप देखिए तो गोल कृमि, एस्केरिस, फाइलेरिया कृमि और पिनवर्म, हुकवर्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी वर्म आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, नीमोटोडा में आ जाएंगे। ये बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण 2 और टॉपिक बचा है हमारा, एनेलिडा। ठीक है, ये जंतु द्विपार्श्व समित, इसका बोला ना द्विपार्श्व मतलब अगर ऐसा जीव होगा उसको काटेंगे ऐसे बीच दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएगा तो उसको द्विपार्श्व बोलते हैं। दोनों लगेगा कि यहाँ अलग अलग है, उसे द्विपार्श्व कहा जाता है। अगर द्विपार्श्व होगा तो त्रिकोरक होगा। इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इसके अंग व्यापक विभिन्नता होती है और जलीय एनेलिडा तथा लवणीय दोनों ये पाए जाते हैं। संवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र सब इसके अंदर पाए जाते हैं। ये भी आपको बात ध्यान रखना है। उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए तो केचुआ हो जाएगा, नेरिस हो जाएगा, जोंक, याद रखना है ये तीनों किस में आता है, एनेलिडा में आता है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका अर्थोपोडा। याद रखिए जिस प्रकार आपको मैंने बताया है कि जो पादप जगत है ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबिया कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है, उसी प्रकार अर्थोपोडा को, ठीक है, जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका शरीर भी द्विपार्श्व समित होता है, खंडयुक्त होता है। इसके अंदर ना खुला परिसंचय तंत्र पाया जाता है, रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता और देह गुहा में रक्त भरी होती है जिनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, इसमें झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा, तिलचट्टा, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, अर्थोपोडा। किस में आते हैं, अर्थोपोडा, याद रखना है। आगे है मोलस्का। ठीक है, इनमें द्विसम्मित पाई जाती है और देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्का में कवच पाए जाते हैं, भी आपको बात ध्यान रखना है। और इसके अंदर भी खुला संवहनीय तंत्र उत्सर्जन के लिए पाया जाता है, गुद्दे जैसी। ठीक है,
अब याद रखना इसका, ज़्यादातर आपको बोले ना इसका एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे घोंगा हो जाएगा, सीप हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा, ऑक्टोपस हो जाएगा। ये सब किसके अंदर आता है? मोलस्का के अंतर्गत आता है। बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोलस्का के अंतर्गत आता है आपका ऑक्टोपस आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा क्या होता है कि इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है, ठीक है, और ये मृतजीवी समुद्री जंतु हैं। इनकी देह गुहा त्रिकोणिक हो सकती है। इनके अंदर भी एक संवहन तंत्र पाए जाते हैं और कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप देखा जाए इकाइनोडर्मेटा का तो स्टार फिश हो जाएगा, समुद्री अर्चिन हो जाएगा, समुद्री खीरा हो जाएगा। ये सब किसके अंदर आता है? तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। स्टार फिश, समुद्री अर्चिन और समुद्री खीरा इसी के अंदर आता है, बात आपको ध्यान रखना है। आगे है प्रोटोकार्डेटा। इसका शरीर भी द्विपार्श्व और समृद्ध होता है। देह गुहा विकसित होती है। नोमोकार्ड्स होता है इसके अंदर। और इम्पोर्टेंट है इसका उदाहरण याद रखना आपको कि बैलेन गैलोसेस, हर्डमेनिया, एम्फियोकस, तो ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इससे उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं पूछा जाता है, आपको ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और थोड़े से बचे हैं, बात को देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये पूछता है वर्टिब्रेटा, इसका ध्यान रखिएगा। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल तंत्र पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशीय का वितरण अलग अलग होता है। पेशीय कंकाल से जुड़ी होती है जो इसको चालन में क्या करती है? सहायता करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं: नोटोकार्ड, पृष्ठनलीय, कशेरुकी एवं मेरुरज्जु, त्रिकोणिक शरीर, युग में क्लोन थैली, देह गुहा, वर्टिब्रेटा, ये सब पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से एक और देखिए, साइनोक्लोरोटोमेटा। ये क्या होता है? ये कैसा जीव होता है? ये जबड़े के बिना कशेरुकी है और इनके लंबे ईगल के आकार पर शरीर गोल मुख होता है। इनकी त्वचा सल्क रहित होती है तथा चिकनी होती है। ये बाह्य रूप से परजीवी होते हैं एवं क्या होता है? उदाहरण देखिए इसका, तो पेट्रोमाइजन्स, लैम्प्रे, मैगजीन, हैगफिश, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा उतना नहीं मत पड़े, बट याद रखना है आपको। मत्स्य, ये इंपॉर्टेंस है, सबसे ज़्यादा बीबीआई कर लीजिएगा, मत्स्य वर्ग से पूछा जाता है। इस वर्ग में मछलियाँ सम्मिलित है। ये समुद्र और मीठे जल दोनों में पाई जाने वाली मछलियाँ हो जाएगी जो मत्स्य में आती है। इनके त्वचा पे सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। अब देखेंगे मछली की जो होती है उसके सल्क और पेट से ढके होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सल्क होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी त्वचा सल्क से ढकी होती है और प्लेटों से ढकी होती है और इसमें एक मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए किया जाता है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। जो धारा रेखीय इसलिए होता है क्योंकि इसके शरीर तैरने के लिए ना बहुत मतलब थोड़ी सी आराम मिल जाए। इनमें श्वसन क्रिया क्लोम के द्वारा, याद रखना, मछली जो है इसमें श्वसन क्रिया किससे होता है? क्लोम के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए रेहू हो जाएगा, ट्यूना हो जाएगा, हिप्पोकैम्प्स हो जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो मछली, ठीक है, याद रखिए, सब मछली के अंतर्गत आते हैं। जल स्थल चर, ये जल स्थल दोनों पे पाए जाते हैं और इनकी त्वचा पर श्लेम ग्रंथि पाई जाती है और इसका हृदय 3 कक्षीय होता है। याद रखिएगा, इसका हृदय कितना होता है? 3 कक्षीय होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बाह्य कंकाल नहीं होता है और इसके अंदर ब्रीक पाए जाते हैं। स्वक्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा ये सांस लेते हैं, यानी तीनों से सांस ले सकते हैं। जिसमें आ जाएगा कौन? मेढक। तो याद रखिएगा जल स्थल चर में कौन आ जाएगा? मेढक, क्योंकि मेढक त्वचा से, शरीर से सबसे सांस ले सकता है, इसीलिए मेढक को उभयचर कहा जाता है। टोडा, स्लेमेंडर, याद रखिएगा, तीनों इसी के अंदर आते हैं। और लास्ट हमारा है सरीसृप और एक स्तनपायी, 2 देख लेते हैं। सरीसृप क्या होता है? ये असंतापी जंतु है। इसका शरीर सल्कों से ढका होता है और इसमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, बात को ध्यान रखिएगा। हृदय सामान्यतः त्रिकोशीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। तो यहाँ से देखिए, पिछले बार एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है, तो 4 कक्ष। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा आप लोग बात को, ठीक है। इसमें ब्रीक पाया जाता है। ये अंडे देने वाला प्राणी एवं अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं और ये वास्तविक स्थलीय प्राणी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, कछुआ हो जाएगा, सांप हो जाएगा, छिपकली हो जाएगी, मगरमच्छ हो जाएगा, ये सब सरीसृप में आते हैं, ठीक है। सब किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका पक्षी, ठीक है।
ये समतापी प्राणी है, ठीक है। इनका हृदय भी 4 कक्षीय होता है। कैसा होता है? 4। तो आपको ये कक्ष याद रखना है, ठीक है। इसमें 2 जोड़ी पैर होता है, ठीक है। 2 जोड़ी क्या होता है? इसके अंदर पैर होता है। इसमें आगे वाला भाग पैर उड़ने के लिए होता है, पंख में बदल जाते हैं, और शरीर कोमल पेशे से ढका होता है। इसमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है और ये सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। ये भी आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका शरीर नौकाकार होता है, और उदाहरण के लिए बगुला हो जाएगा, सारस हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा, कौवा हो जाएगा। ये सब किसके अंदर आएगा? पक्षी के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक हम लोग का है स्तनपायी, ठीक है। देखते हैं स्तनपायी क्या होता है, ठीक है। स्तनपायी ये समतापी होता है और इसका हृदय भी 4 कक्षीय होता है। स्तनपायी इन जंतुओं में नवजात शिशुओं के, ठीक है, पोषण हेतु मादा के दुग्ध ग्रंथि पाई जाती है। स्तनपायी वर्ग में कुछ जंतु अंडे भी देते हैं, जैसे एकिडना है, प्लेक्टिप्स है, और इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद एवं तेल ग्रंथियां पाई जाती है। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे भी होते हैं। मासूरपियम नामक थैली में ये पूर्ण विकसित होने तक लटके रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक जो मेन थे वो आपको मैंने पढ़ा दिया। नाम पत्ती के लिए कुछ विशेषताएं हैं, विशेष बातें हैं, वो जान लीजिए। जिन्स का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रारंभ होता है। भी आप लिखिए, कोई भी जिन्स का नाम लिखिएगा तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रारंभ होता है। प्रजाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रारंभ होता है। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक एवं इटैलिक अक्षर में लिखे जाते हैं, और हाथ से लिखने पर जिन्स और स्पेसीज, ठीक है, दोनों को अलग अलग रेखांकित किया जा सकता है या किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको पूरा आज ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, और इस चैप्टर के